हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल फाइनेंस अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ प्रोसेस। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, जिसमें से एक सोर्स होता है आपके पास फंड रेजिंग थ्रू इक्विटी, जिसकी अंदर हम क्या करते हैं, पब्लिक को ऑफ़र करते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि हम कंपनी में पैसा ला सकें और अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर सकें और उस पैसे को कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकें। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो आईपीओ के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि आईपीओ को मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन अपनी लास्ट वीडियो में किया था। तो आज मैं आपको आईपीओ का प्रोसेस बता रहा हूँ जो इंडिया के अंदर होता है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप आईपीओ कैसे ला सकते हैं। लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो इंडिया के अंदर होता है, जिसमें जितनी भी मेरी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, अगर वो फंड रेज करना चाहती हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक के अंदर जैसे हम आमतौर पे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को दे दिया, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम जब अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं, अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा लेने के लिए बेचते हैं बेसिकली अपनी कंपनी के शेयर्स, तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ का प्रोसेस इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कि आपने शेयर्स इशू कर दिया और आपके पास पैसे आ गए। ये इसके अंदर काफ़ी पार्टीज़, काफ़ी प्रोसेसेस, काफ़ी अप्रूवल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इससे रिलेटेड कानून कौन सा है। तो आईपीओ प्रोसेस इंडिया के अंदर रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा करता है कंपनीज एक्ट 2013, प्लस इसके अलावा और भी छोटे छोटे कई लॉज एप्लीकेबल होते हैं अगर इंटरनेशनल, अगर सपोज करो कोई बायर है तो इसमें होता क्या है कि कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके लिस्ट कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया के अंदर प्राइमरीली रिनाउंड स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई हैं, और इनके अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन मेजरली आप देखोगे बीएसई और एनएसई में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हो, जो कि पहली रिक्वायरमेंट होती है आईपीओ लाने के लिए सेबी से अप्रूवल लेने के बाद, तो उसके लिए आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ता है। जो हम एक एग्रीमेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, क्या क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशन रहेंगी, क्या नॉर्म्स रहेंगी, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ में। तो आइए दोस्तों, आप बात करते हैं कि कैसे हम एक कंपनी को पब्लिक लेके जाएँ और कैसे शुरुआत करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है, हमारे पास एक, हमें सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि क्या हम आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी टर्नओवर और उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो होता ही है। तो जब आप एलिजिबल हो जाते हो, तो एलिजिबल होने के बाद अब बात होती है कि आपको कैसे आईपीओ लाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है एक पार्टी की अपॉइंटमेंट, जिसको कि हम हायर मर्चेंट बैंकर्स भी बोलते हैं और अंडरराइटर भी बोलते हैं। तो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को यहाँ पे अपॉइंट करता है, जिसको कि हम अंडरराइटर भी करते हैं, जो कि पूरे के पूरे इस आईपीओ प्रोसेस को मैनेज करता है और अपनी हमारी जो फाइनेंशियल होती है उसको इवेल्युएट करता है, चेक करता है और हमारी वैल्यूएशन निकालता है कंपनी की। फिर क्या होता है, जब हायर मर्चेंट बैंकर ने ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो फिर हमारा एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करती है, अपनी लीगल डिपार्टमेंट, अपनी कंपनी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट को बोलती है कि आप एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाइए जिसका नाम होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर हम अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं कि हमारी बिजनेस मॉडल क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिस्क कितना है, हम जो पैसा ले रहे हैं उसका इंटेंडेड यूज़ क्या रहेगा। तो ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP को फिर हम सेबी के पास में सबमिट करते हैं और सेबी उसको रिव्यू करता है और सेबी उसके बाद में फिर अपना फीडबैक देती है। जब सेबी का फीडबैक हमारे पास आ जाता है, फिर इस ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस को हमें लॉन्च करने से पहले हमें कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास सबमिट करना पड़ता है। सेबी ने अप्रूव कर दिया। सेबी ने अप्रूव करने के बाद कंपनी फिर फाइल करती है इस DRHP को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास में,
और फिर अनाउंस होता है, आईपीओ की डेट्स अनाउंस होती है आरओसी के अप्रूवल के बाद, और एक प्राइस बैंड रखा जाता है, जैसे मान लो 90 से 95 रुपये के बीच में, 20 से 25 रुपये के बीच में, तो ये आरओसी फिर उसको फाइनल अप्रूव कर देता है। फिर आता है आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड। सब्सक्रिप्शन पीरियड को हम बिडिंग पीरियड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बिड ओपन करी जाती है। तो आईपीओ का बिडिंग विंडो जनरली जो होता है वो 3 से 4 वर्किंग डेज होता है पब्लिक के लिए। फिर उसमें अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरीज़ के लिए उसको क्लासीफाई किया जाता है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज हैं जिनको आईपीओ के अंदर हम अपनी कंपनी के शेयर्स देते हैं। ये रिजर्वेशन कह लो या इनकी लिमिट कह लो, जो कि कानून के हिसाब से है, सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से है। जैसे रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारा एक पहला कैटेगरी है, तो इसमें हर दिन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है अप टू 2 लाख तक उसमें कर सकता है। उसके बाद जो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं, जिसको कि हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कहते हैं, तो इन्वेस्टर इसमें अप्लाई करते हैं फॉर मोर देन 2 लाख के लिए। उसके बाद हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जिसको हम QIB भी बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आ गए। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर की कैटेगरी इसमें अलग अलग बनाई जाती हैं। और फिर लास्ट में आ जाता है लॉट साइज। तो हम सिंगल शेयर तो खरीद नहीं सकते क्योंकि उसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी, टाइम कंज्यूम, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो लॉट में शेयर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक लॉट 150 शेयर का भी हो सकता है, जिसकी कॉस्ट लगभग 15,000 रुपये होगी। ठीक है, तो इसको हम इसको कहते हैं हम शेयर्स का लॉट। ये शेयर्स जब भी आप खरीदोगे आईपीओ के अंदर लॉट के रूप में आप खरीद सकते हो। सिंगल शेयर्स जनरली जो है अलाउ नहीं है बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग। फिर आता है अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग। अब क्या होगा, आपको प्राइस डिस्कवरी करी जाएगी। द फाइनल शेयर प्राइस डिटरमाइन करा जाता है कि डिमांड और बिड जो रिसीव्ड हुई है, हमने बिड अपनी दे दी थी, हमारी डिमांड कितनी हुई है, तो डिमांड के बेस पे फिर प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं। फिर शेयर की अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आईपीओ हाईली डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा लोग अगर उसमें लगा रहे हैं, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं, ओवर सब्सक्राइब बोल देते हैं, तो शेयर्स अलॉट कराई जाती है लॉटरी सिस्टम के द्वारा। मान लो डिमांड है मान लो शेयर से मेरे पास 1000 शेयर्स, डिमांड आ गई 1 लाख के शेयर, तो मैं 1000 शेयर्स को तो पहले 1000 शेयर्स को तो दे नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉटरी सिस्टम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, जिन जिन लोगों का उसमें नंबर आएगा, जिन जिन उनकी मीन्स जितनी उनकी लॉटरी के हिसाब से जिनका उनका प्रोपोर्शन बनता होगा उतना ही उनको दिया जाएगा। सो जितना भी हमारे सक्सेसफुल रिटेल एप्लीकेंट होते हैं उनको एक मिनिमम 1 लॉट तो मिलता ही है। एंड जो बाकी जो बचे हुए हमारे होते हैं उनको प्रोपोर्शनेटी हमारा पॉसिबल होता है, प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिलता तो आपका फंड्स जो कि अनब्लॉक्ड हो जाता है इन योर आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। फिर लिस्टिंग हो जाती है, फिर ट्रेडिंग होती है। कुछ दिनों के बाद जब हमारा अलॉटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो कंपनी जो है ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाती है, अपने लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करती है, और उसी दिन से शेयर्स जो है मार्केट के अंदर फ्रीली ट्रेड हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड कराने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, एक नॉर्मल डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ता है, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है, चाहे जीरोधा, ग्रो, बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके द्वारा आप अपने जितने भी शेयर्स हैं अपने बैंक के साथ अपने डीमैट अकाउंट को लिंक कर देते हैं, उसमें पैसा डालिए और अपने शेयर्स को बाई और सेल करते रहिए, डिमांड एंड सप्लाई। फिर बाकी तो सारा आप सेकेंडरी मार्केट का काम है, जहाँ पे मार्केट फ्रीली ट्रेड होते हैं शेयर्स। तो दोस्तों ब्रीफली मैंने आपको आईपीओ का प्रोसेस बनाया, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को बहुत लंबा खींच दूंगा, क्योंकि एक्ट तो रेगुलेशंस तो इसके बारे में बहुत लंबे लंबे रेगुलेशंस हैं सेबी के, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो लिस्टिंग एग्रीमेंट हो, चाहे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हो, वो डिटेल में तो नहीं समझा सकता। हाँ, लेकिन एक बेसिक मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको बता दिया कि आईपीओ का हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो जिन मेरे दोस्तों को आईपीओ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक में ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होते कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स कैसे आते हैं, और उसके बाद फिर जब ट्रेड होते हैं तो उसका क्या रिलीवेंस है, तो वो आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको अपना मींस आईपीओ को एफपीओ के साथ में, या सेकेंडरी मार्केट में जो जहाँ ट्रेड करते हैं उसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे कि शेयर्स कैसे हमारे इशू करे जाते हैं, कैसे अलॉट होते हैं, कैसे लिस्ट कराए जाते हैं, कौन कौन सी पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट होती है आईपीओ लाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और डिटेल में आईपीओ के बारे में, ऐसे रिलेटेड कोई रेगुलेशन जितने भी हमारे हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ करता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अपने डालते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।